नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 5 की बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या आलम है, यह आपको एक तस्वीर से पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनकी बेटियों को स्वास्थ्य विभाग ने शव ले जाने के लिए वाहन तक मुहैया नहीं कराया, जिसके बाद चारपाई पर शव रखकर चारों बेटियां खाली पांव चल पड़ी अपने घर की तरफ। ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि जब ये बेटियां अपनी मां को इलाज के लिए लेकर आईं, तो उस वक्त भी उन्हें सामुदायिक अस्पताल से एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई थी। रीवा के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर यानी कि CMHO का कहना है कि जिले में कोई शव वाहन है ही नहीं। और भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि CMHO साहब को ऐसा नहीं लगता कि जो हुआ वो कोई बड़ी बात थी। पीएमओ ने उनके परिजनों को सूचना दिया था कि अपने डेड बॉडी को ले जाने के लिए, और जिला से भी एम्बुलेंस के लिए प्रयास किया था, और लोकल ऑटो रिक्शा में भी बात कर रहे थे कि इसको उसके घर तक भिजवाने के लिए डेड बॉडी को। उसके पूर्व ही कुछ महिलाएं स्वयं अपनी व्यवस्था से ले जाके गई, और ये इतना तूल देने की बात नहीं थी जिस तरह से सोशल मीडिया में ये वायरल हो रहा है। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि इसको ये तूल दिया जाए, और हमारे जिले में एक भी शव वाहन नहीं है। तो CMHO साहब को ये बड़ी बात नहीं लगती, हालांकि वो खुद ये बात कहते हैं कि उनके जिले में शव वाहन नहीं है। अगर आपको एम्बुलेंस भी चाहिए तो उसके लिए जो नंबर होते हैं उनका क्या हाल है, ये भी जान लीजिए। आज सुबह हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से सरकारी हेल्पलाइन को कनेक्ट कर सकें, तो सुनिए क्या था नतीजा। मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं। ये मेरे पास जो एक वेबसाइट मैंने खोल रखी है, जो है रिक्वेस्ट फॉर फ्यूनरल वैन, अंतिम संस्कार रथी के लिए आवेदन। इसमें एक नंबर भी दिया हुआ है जो कहता है कि आप हमसे आपात स्थिति में आप इस नंबर पर 180023355522 इस पर कॉल करें। अब आपात स्थिति में आप सुनना चाहेंगे, रियलिटी चेक ही कर लेते हैं कि ये कहता क्या है। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है, तो पहले तो ये आपको प्रधानमंत्री जी का लंबा चौड़ा भाषण सुनाएगा, रिकॉर्डेड मैसेज जो टीके का, जो देश की उपलब्धि है। वैसे देश की उपलब्धि क्या है वो अभी आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि किस तरह से एक 80 साल की महिला को, और CMHO बड़े आराम से कहते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिसको आप तूल दे रहे हैं। यानी किसी मृतक को वो ये भी कहते हैं कि ऑटो की भी व्यवस्था की, यानी ऑटो में ले जाना, या हमने कई बार देखा है कि कचरा वाहन में भी ले जाया गया है शवों को। तो शायद इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए कि कचरा वाहन में जाएं या ऑटो में जाएं। ये देखिए गांव का सेंट्रलाइज नंबर है जो कहता है कि आप आपात स्थिति में कॉल करें, और सुबह 10:15 बजे हम इनको फोन कर रहे हैं शव वाहन के लिए, और ये नंबर स्विच्ड ऑफ है। ऐसे में अब मुझे शायद कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आंकड़े तो हम अक्सर रखते ही रहते हैं कि क्या कमी है, क्या ज्यादा है, लेकिन ये स्थिति आप देख ही रहे। ऐसा मैंने आज से नहीं, लगातार कई सालों से देखा है कि अंततोगत्वा वो जब जब अपना वोट डालने जाता है, मतदान करने जाता है, तो आप कितनी बातें समझा लीजिए, कितनी बातें बता दीजिए कि ये कमियां हैं, उसके बावजूद वो वोट उन्हीं मुद्दों पर करता है जिसको वो अपनी प्राथमिकता में रखता है। बाद में वो भले आके रोजगार, महंगाई और फलाना ढिमकाना की बातें करे, लेकिन जो मतदान करने जाता है तो शायद उससे याद नहीं रहता कि पिछले 5 सालों में उसने क्या क्या भुगता है। तो छोड़िए वोटर, तो वोट करते वक्त इसको याद रखे ना रखे, लेकिन सरकारों की भी अपनी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अमूल्य निधि जुड़ गए हैं, जो कि सह संयोजक हैं जन स्वास्थ्य अभियान के। शुक्रिया डॉक्टर निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये बनता है कि पैंडेमिक से होके गुजर चुका है हमारा देश, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा, उसने भी देखा। ऐसे में उसके बावजूद ये स्थिति अब तक है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की, ये देख करके हैरानी होती है, और समझ में नहीं आता कि जिस देश में जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, वहां मौत की भी कोई इज्जत नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार है, जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारा दिया हुआ है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, हमने कोविड में पूरा देखा कि क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इज्जत से जीने का अधिकार अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इज्जत से कम मरने का अधिकार तो दीजिए। ना आप जीने का अधिकार सरकार दे पा रही है, ना मरने का अधिकार। अगर आप नॉर्म्स देखें तो नॉर्म्स क्या कहता है
कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविजंस बोला गया है। आप जो है आप सारे जो गाइडलाइंस देखिए नेशनल हेल्थ मिशन से लेके पेशेंट राइट्स चार्टर, पेशेंट का राइट्स है टू गेट एक्सेस टू 100 वाहन, एम्बुलेंसेज एंड ऑल दैट थिंग्स, ये उसका राइट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने खुद इंडोर्स किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से। तीसरी बात है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बनी हुई है, आईपीएचएस नॉर्म 2005 में बना था, जिसमें सारे जिला अस्पतालों में, सारे सीएचसी में 100 वाहन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना अनिवार्य है। हास्यास्पद बात यह है और बहुत ही असंवेदनशील बात अभी सीएमएचओ साहब ने कही कि मुझे यह मुद्दा नहीं लगता है। आप बताओ, जिस जिले में मेडिकल कॉलेज है, जिस जिले में 3 सिविल हॉस्पिटल्स हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 8 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, 28 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, और वहां एक भी 100 वाहन नहीं है। एम्बुलेंस खरीदने के लिए विधायकों को पैसा दिया जाता है, और अभी पता चला मुझे कि प्राइवेट से लोग व्यवस्था करते हैं, और कई बार स्वास्थ्य कर्मी अपने खर्चे से जब दबाव होता है तो उन पे प्रेशर डालाता है कि एम्बुलेंस व्यवस्था कर दो, आप 100 वाहन की व्यवस्था। क्या 108 फेल हो चुकी है? क्या एम्बुलेंस भी नहीं थी? और ये बीपीएल पेशेंट थे, आदिवासी बाहुल इलाका है, मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं 27 जिला, क्योंकि ये प्रूव्ड होता है कि ये जिला ने मान लिया था कि हम सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था चलाने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए हैंडओवर कर रहे थे 27 जिला अस्पताल को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये संवेदनशीलता का है। तत्काल बीएमओ की जिम्मेदारी थी, सीएमएचओ को तत्काल रिजाइन करना चाहिए, और हेल्थ मिनिस्टर को भी ये सोचना चाहिए कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चला सकते, अगर 100 वाहन जैसी चीज नहीं चला सकते, तो गवर्नेंस सिस्टम फेल हो चुका है। सवाल ये भी बनता है डॉक्टर निधि, सवाल ये भी बनता है कि हेल्थ बजट जो कि कहा जा रहा है कि करीब 25% बढ़ा दिया गया पैंडेमिक के बाद, उसका एलोकेशन किस तरीके से होता है, कहां खर्च होता है? क्योंकि हेल्थ बजट चलिए हम वो उसकी बात करते ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के पास बहुत पैसा है, उसके पास इतना पैसा है कि वो ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आती है जिसपे करोड़ों खर्च कर देती है। अगर आप सिर्फ एक नजर डालें कि किन चीजों पर खर्चा किया जाता है, तो 52,511 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान हालांकि उसके पास है, लेकिन पैसा उसके पास दूसरे कामों के लिए जरूर है। शंकराचार्य की प्रतिमा के लिए 350 करोड़ है, महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए 700 करोड़ है, नया विमान खरीदने के लिए 150 करोड़ है, जो कि बाद में खराब हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, उसके लिए केस भी दायर किया गया था। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए 5 नई फॉर्च्यूनर के लिए पैसे हैं, और विधायकों के लिए, क्रिस्टा के लिए पैसे हैं। तो ये सारा पैसा है। सवाल ये, हम ये नहीं कह रहे कि इस पे खर्च ना करें, लेकिन क्या हमारे राज्य के अंदर इतना बजट नहीं है, हेल्थ बजट, कि वो हर एक जिले में एक शव वाहन दे सके? आप क्या कहते हैं, बजट क्या इतना कम है? देखिए, कोविड का आपने बजट देखा होगा, सेंट्रल बजट ने 17% बजट कम कर दी गई। कोविड पे स्पेशल बजट निकालना चाहिए था, बजट नहीं निकाला गया। दूसरी, बजट निकालने की जगह नीति आयोग ने प्रपोजल दिया है कि सारे जिला अस्पतालों को प्राइवेट को हैंडओवर कर दिया जाए। तो उल्टा बजट बढ़ाने की जगह सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे आ गई है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट के पास फिर भी बजट्स है, और नेशनल हेल्थ मिशन के पास बजट होता है, इंक्लूडिंग ओपन पैसा होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के पास, जिसमें वो खरीद सकते हैं। विधायक निधि का पैसा है, डिस्ट्रिक्ट के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, और ये तो रिक्वायरमेंट है। अगर मेडिकल कॉलेज खुली कैसे? मेडिकल कॉलेज में तो 100 वाहन होना उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको परमिशन कैसे मिल गई? जिला अस्पताल को परमिशन कैसे मिला? देखिए, ये एसेंशियल थिंग्स है, दीज आर नॉट समथिंग न्यू थिंग विच वी आर आस्किंग। ये तो बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स है किसी भी अस्पताल का, कि वहां 100 वाहन होना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज, आप सोचो वहां मेडिकल कॉलेज है, वहां नहीं है पूरे जिले में, और जबकि ये एक्सेस का इलाका। ये तो राइट्स का वायलेशन है। ये बजट की तो विल पावर की है, और गवर्नेंस का फेलियर, दिस इज फेलियर ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम, बिकॉज स्टेट को नहीं लगता है कि हेल्थ कोई प्रायोरिटी का विषय है। बिल्कुल, इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू हेल्थ। बिल्कुल, और जैसा आप कह रहे हैं, लगता नहीं है कि राज्य के लिए स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है, और ऊपर से अगर है भी वो किसी वजह से मुद्दा, तो उसे निजीकरण का मुद्दा ज्यादा बना के रखा हुआ है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो चौंकाने वाली बात यही है कि जिस राज्य में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जिस राज्य में एक जिले के अंदर जहां मेडिकल कॉलेज है वहां पर शव वाहन नहीं है, वहां इस बात को लेकर के वहां के अफसर कहते हैं कि बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है। चलिए अब रुख करते हैं दिल्ली का। वहां पर भी एक विवाद छाया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ है। उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी और सुरक्षा बैरियर को तोड़ दिया गया। आज कुछ लोग का हुजूम वहां पर पहुंचा और गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ दिया गया।
ये सब जो लोग थे ये असामाजिक तत्व थे और इन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर हमला किया। अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में ये हमला किया गया, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मदद की गई इस हमले को करने में। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया था और आरोप तो ये तक लगाया गया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से कि दरअसल ये मुख्यमंत्री को मारने की कोशिश थी। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए, उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आइए सुनते हैं कि बीजेपी के नेता इस मामले पर क्या कह रहे हैं। तेजस्वी सूर्या सांसद वो क्या कह रहे हैं, आइए सुन लीजिए। ऐसे भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां हमेशा से ही आम आदमी पार्टी का रणतंत्र बन चुका है। अरविंद केजरीवाल is an incorrigible and a blatant liar। फिर एक बार युवा मोर्चा की ओर से, देश के सभी युवाओं की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा बेशर्त अपॉलॉजी हम मांग रहे हैं केजरीवाल जी से, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक युवा मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगा। तो ये युवा मोर्चा के ही लोग थे, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये जो लोग वहां पर पेंट फेंक करके आए या जिन्होंने इतनी तोड़ फोड़ की, जिसको उप मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मारने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री को, ये लोग अब तक पता चल पाया आखिर थे कौन? क्या ये वाकई बीजेपी के कार्यकर्ता थे? पुलिस क्या कहती है? देखिए, पुलिस का ये कहना है, जो पुलिस कह रही है उसका सीधा मतलब यह है कि पहला शक जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही है। पुलिस का ये कहना है कि दोपहर करीब 1 बजे जो प्रदर्शन चल रहा था बीजेपी युवा मोर्चा का, उसमें कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेड क्रॉस करके मुख्यमंत्री घर की तरफ बढ़े। उनके साथ में पेंट भी था और उसके बाद में मुख्यमंत्री के घर का जो सीसीटीवी है और ये जो बूम बैरियर है ये टूटा हुआ पाया गया। अभी तेजस्वी सूर्या ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी वो खंडन नहीं कर रहे हैं कि जो तोड़फोड़ की घटना हुई है ये बीजेपी युवा मोर्चा ने नहीं की है। उनका ये कहना है कि बैरियर क्रॉस करके, बैरिकेड क्रॉस करके बीजेपी के कार्यकर्ता, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, वो मुख्यमंत्री के घर की तरफ गए थे। वो शांतिपूर्ण तरीके से बात करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि जोश में जो कार्यकर्ता होते हैं वो बड़े होंगे और जब यहाँ पहुंच गए तो कई बार कंट्रोल नहीं होता, तो उसके बाद यहाँ पर हो सकता है उन्हीं में कोई असामाजिक तत्व हो या कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता भी हो सकते हैं जिन्होंने इस दरवाजे पर जो है पेंट किया था। अब तो पेंट जो है वो यहाँ से साफ कर दिया गया है। लेकिन बात यह है अंजलि कि हो सकता है बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ जोश में आ गए, हमले का कोई इरादा ना हो और अचानक ये हो गया हो, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रदर्शन में ऐसा पुलिस को ऐसा होने देना चाहिए था? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल का घर नहीं, ये मुख्यमंत्री का घर है। सबसे सेफ जगह ये होनी चाहिए। कोई आसपास भी यहाँ पर नहीं भटकना चाहिए। जब अगर प्रदर्शन हो रहा है तो उस दिन तो और भी ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी हुआ करती है कि कोई भी जो है इस तरफ ना बढ़ पाए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड भी क्रॉस कर दिए और प्रदर्शनकारी यहां तक पहुंचे भी हैं। खुद तेजस्वी सूर्या भी बता रहे हैं, पुलिस भी बता रही है कि बैरिकेड क्रॉस हो गए। तो सवाल दिल्ली पुलिस पर है कि आखिर ये कैसा हो गया कि Z+ सिक्योरिटी जब मुख्यमंत्री को दी गई है तो ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो सिक्योरिटी ब्रीच कैसे कर गए और मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पेंट कैसे फेंक दिया गया और तोड़फोड़ कैसे हो गई। 2 दिसंबर 2020 की भी एक घटना है अंजलि, जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर प्रोटेस्ट हो रहा था और जो प्रदर्शनकारी थे वो उनके घर के अंदर घुस गए थे
तो ये दोनों घटना बिल्कुल मिलती जुलती लगती है और इससे ये सवाल उठता है कि प्रदर्शन ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई किसी घर तक ही पहुंच जाए या घर के अंदर ही घुस जाए। दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी लेनी होगी, जवाब देना होगा कि ऐसा कैसे हो गया। बिल्कुल, अगर कार्यकर्ताओं में आक्रोश था तो सवाल यह भी बनता है कि पुलिस उस वक्त वहां पर क्या कर रही थी, वो उन्हें रोक क्यों नहीं पाई। और ये जो आक्रोश में आ गए, आवेग में आ गए लोग, इनके पास पेंट उस वक्त कहां से आ गया अगर ये प्लान नहीं किया गया था। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शरद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के मामले में बीजेपी की समिति ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। घटना के बाद बीजेपी के 5 सांसदों की टीम बीरभूम गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और राजनीतिक दलों की मिलीभगत से पश्चिम बंगाल में माफिया राज चल रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कानून का पालन करने वालों का सरकार से विश्वास उठ गया है। रामपुर हाट में हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित गुंडा टैक्स, कट मनी, टोलबाजी का परिणाम है। और बीजेपी की इस टीम में शामिल सुकांत मजूमदार से बात की है हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार। बीजेपी की एक टीम गई हुई थी, संसद की टीम गई हुई थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम। आप लोगों ने जो अध्यक्ष है अपने जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी है, क्या उस रिपोर्ट में खास? देखिए, रिपोर्ट में आपको जैसे पता है कि हमने पूरी बैकग्राउंड जो है इस घटना की, इस पूरी बैकग्राउंड को बताया उनको, और इसमें लिखित रूप से उनके पास ये सबमिट भी किया। जो घटना घटी, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना वहाँ पे बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में घटी, इसके बैकग्राउंड में आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे तस्करी चलता है और उगाही चलता है पैसे का। और एक कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है टीएमसी के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट है, और इसलिए वो जो पैसा उगाई चलता है आपका, वहाँ पे स्टोन चिप्स जो है, स्टोन चिप्स का ओवरलोडिंग हर ट्रक में होता है और हर ट्रक से, डंपर से पर ट्रक पर व्हीकल 200 रुपीज़ से 500 रुपये का उगाई होता है। गुंडा टैक्स आप इसे कह सकते हैं। इस पैसे का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है टीएमसी के लोकल लेवल तक, टॉप मोस्ट लीडरशिप तक, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ही झगड़ा है इन लोगों के बीच। और इस झगड़े के वजह से भादु शेख जो वहाँ के तो आप लोगों ने क्या पाया, वहाँ क्या देखा है, क्यों आखिर इस तरह का? वहाँ पे पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो चरमरा गई है। पुलिस किसी संविधान के दायरे में काम नहीं करती। टीएमसी के जो लोकल लीडर्स है वो जो बोलती है पुलिस वही करती है। इवन ममता बनर्जी जब वहाँ पे गई, उन्होंने ये एडमिट किया कि अनारुल जो उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उन्होंने पुलिस को जाने के लिए नहीं बोला। मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा ममता बनर्जी एडमिटेड दैट कि पुलिस इज टोटली डिपेंडेबल अपॉन द लोकल लीडरशिप ऑफ द टीएमसी। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या सिफारिश किया? देखिए, हमने डिमांड किया है कि सेंट्रल इंटरवेंशन होना चाहिए, और सेंट्रल इंटरवेंशन संविधान की जो दायरे है, जो फ्रेमवर्क है, उसमें होना चाहिए, और इस चीज़ में एक लॉजिकल एंड तक इसको लेके जाना चाहिए। क्या डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है सेंट्रल इंटरफेरेंस होना चाहिए। संविधान के दायरे में 356 भी आता है, संविधान के बाहर तो वो नहीं है। तो जो पॉसिबल हो, होम मिनिस्ट्री के हिसाब से जो पॉसिबल नहीं, जो एक्चुअली अप्रोप्रिएट हो, वो लागू होना चाहिए। एक अंतिम सवाल कि टीएमसी बार बार कह रही है कि आप लोग जानबूझकर बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं सरकार। देखिए, टीएमसी खुद बोल रही है, ममता बनर्जी खुद एडमिट कर चुकी है, भाषण में बोल चुकी है, जो मारा गया वो टीएमसी का है, जिसने मारा वो टीएमसी का है। तो कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है? आप ही के लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। वो जब विजिट में गए, जाके उन्होंने अपने ही ब्लॉक प्रेसिडेंट को अरेस्ट करवाया, तो पूरा तो टीएमसी है। वहाँ पे बीजेपी को 18 वोट मिला था। बीजेपी के कोई वोट बैंक नहीं है, और सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, जो टीएमसी का वोट बैंक माना जाता है। ये थी बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार, जिनका ये कहना है कि सरकार जो है, जो संविधान सम्मत जो कार्रवाई हो वो वहाँ बीरभूम में करे। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो बीजेपी की रिपोर्ट में सरकार और पुलिस पर इतने आरोप लग रहे हैं, जबकि बीरभूम की सांसद शताब्दी रे का कुछ और ही कहना है। हमारे साथ है टीएमसी की बीरभूम की सांसद शताब्दी रे। जो बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई हुई थी, वो ये कह रही कि वहाँ उगाही होता है, तस्करी होता है, और उसी लड़ाई में ये हत्या हुई और फिर उसके बाद आग लगाया गया है। लेकिन जो भी हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ, ममता बनर्जी खुद गई थी, जो फैक्ट है वो देखा, और जहाँ जो स्टेप लेना था इमीडिएटली वो स्टेप लिया।
हम लोग जब अमित जी के पास गए थे और नड्डा जी से भी मिले थे तो उनको भी पता है ये पॉलिटिकल है ही नहीं, उनको भी पता है वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन, उन लोग माने भी। बात जब किया तब तो बोला हाँ हाँ हम लोग को पता है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेप लेने के लिए तो इसको और भी क्या वर्स कर रहे हैं। लेकिन अमित जी ये भी कहा था, ये हम लोग का बीजेपी एमपीज गए वहाँ पे, लेकिन ये हम लोग बता दिया कि वहाँ पे कोई कवर्स नहीं करना। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड सिचुएशन वहाँ बिल्कुल तरह फेल हो गया है वहाँ पर। देखिए अभी 2024 सामने है, इलेक्शन है, बीजेपी जैसे जिस तरह हरे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, उनका जो पोजीशन खराब हुआ है उसको कुछ 1-2 सीट लेने के लिए ये तो करना पड़ेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ के जो पुलिस जो है ना, जो टीएमसी के नेता जो करते हैं उसी आधार पर काम करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है ये तो बोलने का, लेकिन कुछ इंसिडेंट इंसान बनाते हैं वो खुद खराब होते इसलिए। ऐसा वो टीएमसी का बीजेपी का ऐसा कोई पार्टी का सिस्टम में नहीं है। जो क्रिमिनल जो होते हैं या कोई क्राइम्स करते हैं वो इंडिविजुअल खराब होते, उसके साथ कोई पार्टी का जोड़ना ये सब मुझे नहीं लगता। वो केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की बात कर रहे हैं। वो ऐसे तो सीबीआई कर दिया, और क्या करेंगे, सीबीआई तो दे दिया, तो सीबीआई देख रहे क्या हो रहा है। नहीं वो ये कह रहे हैं कि धारा 355 की बात कर रहे हैं, 56 की बात कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि सीधे तौर पर सेंटर का इंटरवेंशन हो। नहीं ऐसा तो होने वाला है ही नहीं, वो क्यों होंगे, लेकिन सीबीआई करे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि पता है जो स्टेप लेना था उससे पहले ममता बनर्जी ऑलरेडी ले लिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जो सीबीआई की जांच है उस पर भरोसा नहीं है। क्या ममता बनर्जी ने कहा जो नहीं, वो ममता बनर्जी ये बोल रहे सीबीआई ऐसा ना हो बीजेपी यूज करे, जो ऐसा थे यही बोला। और क्या तो ये है शताब्दी रे, जिनका ये कहना है कि एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है और बीजेपी जो बना रही है वो गलत है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहां हमारे देश में सीवर में लोगों की जान जाने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। दिल्ली जैसी जगह, शहर, राजधानी, वहां पर भी दिल्ली के बादली इलाके में एक सीवर में वायर का काम करने वाले MTNL के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। इसमें एक और व्यक्ति की जान चली गई जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये था एक रिक्शा चालक सतीश, जो इन तीनों को बचाने के लिए सीवर में उतरा था, लेकिन वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया। रिक्शा चालक सतीश मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी और 3 बेटियां हैं। अपने परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। सतीश की बहादुरी के लिए पुलिस उनके परिवार की आर्थिक मदद करेगी, लेकिन कई और लोग भी उनकी मदद को आगे आ रहे हैं। रिक्शा चालक के भाई और परिवार से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर ने। MTNL के 3 कर्मचारियों को बचाने के लिए जिस रिक्शा चालक ने बहादुरी दिखाई, उसके परिवार के लोग मेरे साथ हैं। सतीश के फैमिली में उनके भाई हैं, उनके साले, उनसे बात करते हैं। सतीश घर से कब निकले थे और कैसे आपको जानकारी मिली कि घटना हो गई? सुबह 8:30-9 बजे करीब निकला था और मैं ड्यूटी से आया 7 बजे करीब, तो उसी टाइम मेरे को खबर लग गई थी कि भाई ऐसे दुर्घटना हो गई है। अच्छा, तो फिर आप लोग घर से निकले? हाँ, जब घर से हम निकले थे। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं आप लोग? रोनी सेक्टर 16। अच्छा, ये बताइए कि परिवार में कौन कौन लोग हैं सतीश के? परिवार में बीवी और 3 बच्चियाँ हैं। 3 बेटियां हैं? हाँ। अच्छा, तो कितने साल की बेटियां हैं तीनों? एक 14 साल की, एक 7 साल की, एक 1.5 साल की। तो परिवार में कमाने वाला कोई है नहीं? कमाने वाला कोई नहीं है, वही उसके अलावा। अच्छा, तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं, आप क्या चाहते हैं? पता नहीं सर, कर लो बाद में। सतीश के साले भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोग सरकार से मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी, उसकी वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी सी जॉब मिल जाए जिससे अपने बच्चों को पाल सके, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। एक सतीश ही था जो किराए का रिक्शा लेकर जाता था और वही कमा के लाता था। अच्छा, मकान भी किराए का है उनका। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? वैसे हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से दिल्ली में ही थे। अच्छा, जिस तरह से जो बात सामने आ रही है कि सतीश ने बहादुरी दिखाते हुए उस सीवर के अंदर गए और 3 लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उनका शुरू से हेल्पिंग नेचर था जी, ये नहीं कि ये आज की बात है, पहले भी कभी कोई परेशानी भी देखते थे तो बगैर सोचे समझे वहाँ आगे कूद जाते थे। अच्छा, यहाँ भी ऐसा हुआ, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग खड़े थे, ये तो रोड के दूसरी तरफ थे। इन्होंने अपना रिक्शा वहाँ खड़ा किया और देखने की क्या बात होगी। जब उन्होंने देखा कि अंदर से 3 लोगों की आवाज़ आ रही है, तो इतनी भीड़ के होते हुए ये अकेले वहाँ कूद पड़े कि मैं उनको किस तरह निकाल लूँ, लेकिन बचा नहीं पाए और खुद भी अंदर चले गए। और वहाँ बताया जाता है जहरीली गैस थी, MTNL का काम चल रहा था। दिल्ली के अंदर ऐसी घटना हो जाएगी कि सीवर में लोग गिर के मर जाएं, उनकी मौत हो जाए, कभी आपने सोचा होगा, इस तरह सोचा था?
कभी नहीं सोचा था जी कभी ऐसा हो सकता है, और वो हमारी फैमिली में भी जिनकी 3 लड़कियां हैं, अब ये समझ में नहीं आता कि उनका आगे कैसे होगा। सतीश की मदद के लिए कई सारे लोग अभी आगे भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी फ़ोन किए कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो उनके परिवार के लोगों तक हम ये जानकारी भी पहुंचाएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो पूरा परिवार है वो काफ़ी गमगीन है, क्योंकि सतीश अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। 3 छोटी बेटियां हैं, उनकी पत्नी हैं। ऐसे में परिवार के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है, और ऐसे में सतीश का परिवार ये चाहता है कि सरकार उनकी हेल्प करे और जो तमाम लोग हैं वो ही मदद के लिए आगे आएँ। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। दिल्ली के जनपथ इलाके में एक तेज रफ्तार SUV ने सड़क पार कर रहे एक राहगीर को कुचल दिया। इस घटना में सड़क पार कर रहे 39 साल के गिरधारी की मौत हो गई। SUV चला रहा शख्स घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, जिसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आज फिर ये महंगी हुई। पेट्रोल की कीमत 75 से 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है और डीजल के दाम में भी 75 से 85 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली में पेट्रोल की बात करें तो अब ये 100 के पार हो चुका है। 101 रुपए और 1 पैसे प्रति लीटर अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है। पिछले 9 दिन में ये 8वीं बढ़ोतरी देखी गई है और डीजल की कीमत जो है वो अब तक का करीब 5.5 रुपए तक ज्यादा महंगा हो चुका है पिछले 9 दिन में। और मुंबई में पेट्रोल जो पहले से ही काफी ज्यादा था वो अब 115 रुपए के पार हो चुका है। डीजल 100 रुपए के पार हो गया है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पेट्रोल करीब 110 रुपए के पार है और डीजल 95 के पार है। चेन्नई में भी पेट्रोल 106 के पार है और डीजल 96 रुपए के पार है। पेट्रोल डीजल की इन बढ़ी हुई कीमतों को देखकर लगता है कि अब ऊर्जा का कोई दूसरा स्रोत एक जरूरत बन गया है और आज परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन से चलने वाली कार पर संसद पहुंचे। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और आत्मनिर्भर भारत के पीएम के सपने को साकार करने के लिए हमें अपने देश में ही ईंधन के उत्पादन की जरूरत है। इसलिए परिवहन विभाग वैकल्पिक ईंधन पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है पानी से बने हाइड्रोजन को गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना। नितिन गडकरी को ये कार जापान की टोयोटा कंपनी ने दी है जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। उन्होंने कहा कि वे खुद एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके अनुरूप आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है हमारे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल। तो हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने देश में इसका उत्पादन करना होगा और इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और ये गाड़ी आज पहली बार इसका पायलट प्रोजेक्ट है हमने शुरू की ताकि लोगों को इसको विश्वास हो, यही उसका उद्देश्य है। और पाकिस्तान में जो राजनीतिक संकट है उस पर बिलावल भुट्टो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा वहीं चलते। नस्ल किसी जबान से भी हमारा ताल्लुक हो, हैं तो हम इंसान। उस इंसानी हुकूक की जो पामाली की जा रही है गुज़िश्ता 30 सालों से, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते जिस तरह पहले ये जो हुकूमत आ रही थी कि हम नया पाकिस्तान, नहीं हमें नया पाकिस्तान चाहिए, नहीं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें एक मुख्तलिफ पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमें जीने का हक हो। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हर सूबे को उसके वसाइल पर, उसके साइल पर और उसके माली दौलत पर जो है उसका इख्तियार हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हम एक इंसान के तौर पर हमें ट्रीट किया जाए। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं
जहां पर मेरे बच्चे जो हैं लापता ना हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हमारे माँ वालिदैन रो रो कर आंखों से जो है वो नाबीना हो जाएं। फिर उस पाकिस्तान का फायदा क्या जहां पर हमारे वालिदैन अपनी उस आंखों से उस पाकिस्तान को देख ना सकें। तो आखिर में मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और बिलखुसूस MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मशकूर हूँ। और आइंदा, क्योंकि आने वाले दिन जो है हमारे लिए कठिन है, ये तो मरहला हम लोग तय पा जाएंगे। एक इमारत को जमीन बोझ करना बहुत आसान है, लेकिन जमीन से उस इमारत को उठाना फिर वो बहुत मुश्किल मराइल है। उसके लिए हमें सफ़ेबंदी करनी होगी। बड़ी नवाज़िश आपकी। मौजूद साहब हजरात, गुफ्तगू इस नहज पे पहुंच गई कि हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के एक एक पाकिस्तानी को, चाहे वो बलूचिस्तान में बसता हो, सिंध में बसता हो, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो या पंजाब का हिस्सा हो, जब तक सबको बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह जनाब खालिद बख्शी साहब को। पार्लिमानी लीडर ये काम कर रहा है सर, देखे उठते साथ ही बिस्मिल्लाह सर। पानी के बगैर भी काम नहीं चलता भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बड़ी खुशी हुई है कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक नया सफ़र है ये जो जोड़ हुआ है, जो किसी ज़माने में आपस में ये दुश्मन थे और आज ये दोस्त बन गए हैं। और जोड़ना अल्लाह को पसंद है और इंशाअल्लाह अगर ये जोड़ हुआ तो उसमें बरकतें आएंगी और अल्लाह इन सब लीडरान को तौफीक देगा कि अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान अवाम का है, आम आदमी का है और इसको वैसा ही बनाना चाहिए, न नया न पुराना, अवामी पाकिस्तान। और उसमें हर इंसान का एक भीख मांगने वाले से लेके जो एक साहिब हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। ये तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को कल बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है, जो मैं आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे। और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जो ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ मिलकर कर रही थी। बिलावल भुट्टो वहां देखिए, पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के भाई वहां पर नजर आ रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है कि हो सकते हैं कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने। और जो इस वक्त बोल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी सियासत में कहीं शामिल हों। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि वहां विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर कर रही हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन तीनों निगमों को एक करना ही उचित है। उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए अलग किया गया था और इसलिए अब उन्हें एक किया जा रहा है, ये उनका कहना है। ये 10 साल के 12 से 22 का अनुभव जो हमारे सामने आया है, इसका एनालिसिस कर उसका बारीक विश्लेषण और तथ्य जो सामने आए हैं, इसके कारण इस सरकार निर्णय पर पहुंची है कि फिर से एक बार ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति की जाए। क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था वो माननीय अध्यक्ष जी आनंद फानन में किया गया बंटवारा था। मैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसा भी मेरे पास प्रमाण नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे,
परंतु कोई उद्देश्य जब नजर में नहीं आता है तो विचार जरूर होता है कि राजनीतिक उद्देश्य से इसे किया गया होगा। उधर महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी की एक तेज तर्रार सांसद हैं, कई मुद्दों पर सरकार को घेरती रही हैं, उन्होंने अब दिल्ली के एमसीडी बिल का भी विरोध किया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा। आपने बिल का विरोध किया, दिल्ली एमसीडी बिल का, क्यों? ये दिल्ली एमसीडी बिल जो है, ये इसके ऊपर सिर्फ दिल्ली असेंबली का इख्तियार है का ये बिल पास करने का, ये पार्लियामेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि 2011 में जो आपका दिल्ली अमेंडमेंट हुआ था, जब ट्राइफरकेट किया था, 3 में आपने डिवाइड किया था, तब दिल्ली असेंबली में हुआ था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शंस देखिएगा तो ये बहुत क्लियरली बोल देता है कि अगर म्यूनसिपैलिटीज़ के जो पावर्स टू मेक म्यूनसिपैलिटीज़, वो सिर्फ स्टेट के हैं, और स्टेट लिस्ट में भी है। अगर आप स्केड्यूल पे देखिए तो उस पर तो दोनों रूल्स के मुताबिक आप ये नहीं कर सकते। तो हमने कह दिया कि अगर आपको ये लाना ही है तो आप दिल्ली के इलेक्शन जीत जाइए और फिर असेंबली से कीजिए, पर आप पार्लियामेंट में ये नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। डेफिनेटली टाइमिंग पर भी, क्योंकि जब इलेक्शंस वर ड्यू इन अप्रैल 2022, और म्यूनसिपल जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन था दिल्ली का, वो आके कह भी दिया था कि इलेक्शंस टाइम पे होने वाला है। और एक हफ्ता पहले इस बिल के लाने के पहले जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है, स्टेट सरकार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी दाखिल किया कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत मेडल कर रहे, फ्लेग्रेंट मेडलिंग। और यहाँ पे जस्ट एक महीना पहले इन्होंने इन बिल लाया, क्योंकि इनको इलेक्शन करना ही नहीं है। क्योंकि अभी देखिए डिलिमिटेशन करना है, अगर आप 272 से 250 वार्ड्स, आप नंबर ऑफ वार्ड्स रिड्यूस किए तो आपको डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज तो 1 साल लगेगा। तो ये पूरा एक धुआं में है कि कब ये इलेक्शन होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए ला रहे हैं, भलाई के लिए ला रहे हैं, एमसीडी को बेहतर करना चाहते हैं, संसाधनों को संतुलन। अगर ये दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोग इतना ही चाहते हैं और दिल्ली के लोगों के भलाई का इतना इनको फिक्र है, तो दिल्ली के लोग बार बार इनको हराते क्यों है? लास्ट 2 स्टेट असेंबली में तो इन लोग हार के एकदम खत्म हो गए। अगर दिल्ली के लोगों से, बीजेपी से इतना ही प्यार है तो इन लोग बार बार हारते क्यों है? ये देखिए ना। लेकिन ये लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, पर मोदी है तो मुमकिन है तो ये कैसे हो गया? ये लास्ट 2 इलेक्शंस कैसे हार गए यहाँ पे? मोदी है तो हाँ, सब जो आप ताकत से जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं कर सकते वो आप ब्रूट मेजोरिटी से कर रहे हैं। मोदी की तो खासियत यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से, जो लॉ से वो नहीं कर सकते, वो बस अपने फिस्ट के जोर से करते हैं। एक अंतिम सवाल के कह रहे हैं कि दिल्ली को बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली बहुत सुंदर शहर है, बंगाल भी बहुत अच्छी जगह है, और दोनों ये जगह में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसीलिए ये दोनों सुंदर है। तो ठीक है। ये थी महुआ मोइत्रा, जिनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जो बिल लाया जा रहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।